नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सिंह, जैसा आप बहुत बार जान चुके हैं, और ये हैं सुनील जी। तो आज का विषय ये है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी है इसमें, और जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ अध्याय पास हुआ है, तो वो हम जानेंगे कि पहले जो भी नौकरियां होती थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हो जाती थी एग्जामिनेशन के बाद, एंड देन इंटरव्यूज़, व्हाटएवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, वो उसके हिसाब से होता था। जो भी व्यवस्था बनाई गई थी वो होती थी। लेकिन फ़िलहाल कुछ बदलाव आए हैं, उन बदलाव को हम जानेंगे कि अब नौकरियां जो लगेंगी वो उसमें क्या बदलाव आए। तो सुनील जी, आप कुछ बताने वाले थे, प्लीज़। वर्तमान सरकार जो है, इसने युवाओं से वायदा किया था नौकरी को लेकर 2 करोड़ 2 करोड़। हो सकता है आंकड़ा ऊपर नीचे ऊपर हो नीचे सकता है, लेकिन रोजगार का वायदा तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है। और अगर जाहिर सी बात है कि आप कोई वायदा करें और उस वायदे पर खरे ना उतरे, तो सवाल तो आपसे पूछा ही जाना चाहिए। अब एक तरफ तो नौकरियां नहीं मिल रही थी, नौकरियों की संख्या कम हो रही थी। ठीक है, सरकार जो है अपने बचाव के लिए ये एक्सक्यूज दे सकती है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है, इसलिए लोगों की नौकरियां गई हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि अगर नौकरियां गई हैं तो मिली कितने को है? क्या जिस रेशियो की बात की गई थी उस रेशियो में नौकरियां मिली हैं? 2014 से लेकर के अब तक के बीच में क्या सभी भर्तियां समय पर हुई हैं? क्या सभी भर्तियां निर्विरोध रूप से अपने अंतिम मुकाम तक पहुंची हैं? क्या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही तरीके से किया है? क्या दूसरे आयोगों ने भी समय पर अपनी भर्तियां कंप्लीट की हैं? अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने नौकरियों का वायदा किया तो फिर उस वायदे में कहाँ कमी रह गई? तो कमियों के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे फिर किसी लेक्चर में। फिलहाल तो जो नया चीज़ें लागू हुई हैं, आज जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रपोजल्स जो डाले गए हैं, और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उन आदेशों के सापेक्ष में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का जो कार्मिक विभाग है उसने एक प्रपोजल बनाया है। उस प्रपोजल में ये है कि अब से जितनी भी वैकेंसीज कंप्लीट की जाएंगी वो 5 वर्ष के लिए प्रोबेशनरी मोड में होंगी, यानी संविदा पर भर्तियां होंगी। संविदा पर भर्ती का मतलब उनको एक स्थायी सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो स्थायी सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती हैं, हर 6 महीने पर वेतन में वृद्धि होती है, या टीए मिलता है, डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, और तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं ऐसे सभी नई नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जितने भी लोग इस प्रक्रिया के तहत भर्ती होंगे 5 साल के लिए प्रोबेशन पर, उन सभी लोगों को अपनी योग्यता 5 सालों में साबित करनी है। प्रोबेशनरी पीरियड इज 5 ईयर। यस, 5 ईयर्स अपनी योग्यता साबित करनी होगी 5 साल के बाद। अगर आप अपनी योग्यता साबित कर लेते हैं तो आपको स्थायी नौकरी मिलेगी जी। उसके बाद 5 साल के बाद आपको सरकारी जो नौकरी की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छा। अगर इस 5 साल के दौरान आपको कभी भी महसूस होता है आपके प्रति कि आप उस विभाग के लिए लायक नहीं है, तो आपको बाहर किया जा सकता है। जी। तो सर, यहाँ पर 2 प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या ये अच्छा हुआ? पहला प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये अच्छा हुआ? अगर अच्छा हुआ तो कैसे हुआ? और दूसरा, ये बुरा हुआ तो कैसे? तो पहले हम अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं, अगर कुछ आपके दिमाग में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक निर्णय के 2 पहलू होते हैं जी, इसीलिए मैंने 2 सवाल पूछे। बिल्कुल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पक्ष में और एक विपक्ष में होता है। अगर हम बात करें कि इसका फायदा क्या है, हाँ जी, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा है जी। फायदा क्या है? ऐसे सभी कर्मचारी जो विभागीय कामों में लापरवाही बरतते थे, अब वो स्ट्रिक्ट होंगे अपने काम के प्रति। जी, ठीक, अपने काम को ईमानदारी से परफॉर्म करेंगे।
अपने कामों में लापरवाही नहीं बरतेंगे, उनको हमेशा इस बात का डर बना रहेगा कि अगर मैं काम अच्छे से नहीं करता हूं तो निश्चित तौर पर हमारा रिकॉर्ड खराब होगा, सर्विस बुक में लिखा जाएगा और हो सकता है कि 5 साल से पहले ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से लोगों की लगनशीलता बढ़ेगी, काम जो पेंडिंग है वो काम अच्छे तरीके से समय पर कंप्लीट होगा। एटलीस्ट उन 5 सालों में तो उन 5 सालों में तो होगा चयनित ही। लोगों द्वारा किया ही बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 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 जी हाँ। लेकिन यही इसका दूसरा पक्ष भी है। सरकार भी इस पक्ष को ये नियम लागू करने के पीछे इस तर्क को दे रही है कि इससे लोगों की जो कार्यशैली है उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भी पनपेगी। जी जी ये सरकार का अपना तर्क है इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे। एक पॉजिटिव थॉट उनका पॉजिटिव थॉट है। हाँ हाँ। मैं भी मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत भी यही है कि निश्चित तौर पर इससे ये जो दो सरकारें ये जो सरकार है जो 2 लाभ बता रही है, निश्चित तौर पर ये 2 लाभ होंगे, हो सकता भी। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो इस पूरे अध्यादेश में अच्छाई से ज्यादा बुराइयां हैं। जी कैसे उसको भी बताएं। जैसे 5 साल के लिए तो मैंने अभी कहा कि इससे कार्यशैली बढ़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, कार्यशैली में सुधार होगा। जी कब तक? 5 साल। 5 साल जी। अगर उस व्यक्ति को लापरवाह होना होगा जी 5 साल के बाद लापरवाह हो जाएगा, स्वाभाविक हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये तो फिर भी हो गया कि हम सरकार के दिए गए तर्क की काट रहे हैं, तर्क को काट रहे हैं। जी जी। लेकिन जो मेन मुद्दा है युवाओं का, वो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 27-28 साल या 30 साल में नौकरी मिलती है, एज एलिजिबिलिटी, ठीक, एज एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जी जी 27-28 साल में या 30 साल में उसको नौकरी मिलती है। 5 साल उसने प्रोबेशन पर वर्क किया, 5 साल के बाद उसकी उम्र 32, 33, 34, 35 तक पहुंचती है। ठीक, 35 साल के बाद वो आदमी अगर आप सरकारी नौकरी से निकाल देते हैं तो कहाँ जाएगा? फिर तो वो कुछ दे भी नहीं पाएगा, फिर वो किसी काम लायक नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या, दूसरी चीज एक और मेरे दिमाग में आ रही है कि इन 5 सालों के दौरान वो जितने भी चयनित छात्र हैं जो अब नौकरी कर रहे होंगे आने वाले फ्यूचर में, तो उनके कार्य की जो समीक्षा करने वाला अधिकारी होगा या कोई भी एक बॉडी बनेगी, बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि हमें किसी भी व्यक्ति की कार्य की समीक्षा करेंगे तभी पता चलेगा कि इज ही एलिजिबल, इज ही डिजर्व द जॉब और नॉट, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वही करप्ट हो, मान लीजिए जो बिल्कुल, समीक्षा कर रहा है वही करप्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर तो इस बात का कोई मायने नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हो सकता है, एक और इसमें पक्ष रखा जा सकता है कि हो सकता है कि जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पर्टिकुलर विभाग को ऑब्जर्व करने के लिए, वो अधिकारी ही अपने कार्य के प्रति ईमानदार ना हो, तो क्या होगा? जैसा होगा ये कि हर 6 महीने पर जब उसका आकलन होने वाला होगा, प्रत्येक कर्मचारियों से वो घूस की मांग करेगा, निश्चित मुद्रा, तो निश्चित तौर पर इससे करप्शन को बढ़ावा मिल सकता है, मिल सकता है। क्या होगा वो तो अलग बात है, सरकार नियम लागू करती है या नहीं करती है, ये तो अभी सिर्फ प्रपोजल है। हम प्रपोजल के प्रभावों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जब नियम बन जाएंगे, नियम क्या क्या होंगे, फिर उसके ऊपर और भी लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। इसके बाद जी एक और इसका बैड इफेक्ट है। मान करके चलिए, मैं सपोज करने की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले जी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाया था जी कि उसके अधिकारी जबरन उसकी ड्यूटी, जो 100 डायल सुविधा है पुलिस की, उसमें उसकी जबरदस्ती ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा। जब उसे समस्याएं होती हैं, महिलाओं की तमाम समस्याएं हो सकती हैं, बाथरूम की समस्या हो सकती है, पीरियड्स की समस्याएं हो सकती हैं, तमाम तरह की शारीरिक चूंकि संरचना उनकी अलग है तो अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। वो बहुत स्वाभाविक सी चीज है। उन समस्याओं की वजह से जब वो महिला ये कहती है कि मुझे इसमें से हटा के दूसरी पोस्टिंग दी जाए, जी जी, तो उच्च अधिकारी उससे कॉम्प्रोमाइज करने तक की बातें करते हैं। ये मेरा अपना बयान नहीं है, ये उस महिला कांस्टेबल का बयान है। उसने ये संगीन आरोप लगाए हैं अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर। इस मामले में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अलग जांच का विषय है, लेकिन क्या हो, इस बात को इन्होंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया कि ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली परिस्थिति या स्थिति बनी, वो जो भी चयन व्यक्ति या महिला है
जब ये प्रोबेशनरी पीरियड में रहेगी तो उसके साथ हो सकता है बिल्कुल हो कि सकता है। कॉम्प्रोमाइज वाली व्यवस्था या फिर ऐसी चीजें हो, निश्चित तौर पे पॉसिबिलिटी शारीरिक शोषण से लेकर के आर्थिक और मानसिक शोषण तक होने के संभावना है। चांसेस हैं इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत। किसी भी चीज को हम पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल। और पॉजिटिव भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, हमें दोनों बिल्कुल। पहलू देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें नुकसान जो है वो बताए कि किसी जो चयनित व्यक्ति है या महिला है, उसकी एज की एक तो सबसे बड़ी जो बिल्कुल, बात सबसे बड़ा कही गई, फैक्टर है। क्योंकि आज की डेट में आप देखे होंगे कि जितनी भी परीक्षाएं हैं वो निरस्त होती जाती हैं, बहालियां नहीं होती हैं, समय निकल जाता है। छात्र 12वीं के बाद से अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो 5 साल, 7 साल, 8 साल, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी कर रहे हैं, वो भी 5 साल, 7 साल इसी चक्रों में लगे रह जाते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आए, या फिर अगर रिजल्ट्स आ भी गए हैं तो बहाली नहीं हो रही है, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, डिसाइड नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में इतना समय पहले ही चला जाता है उनका कि अब ये जो नई व्यवस्था है उसमें 5 साल उसको और लेके चलना पड़ेगा। हमको मैं आज की इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सरकार को युवाओं के दुख दर्द को समझना चाहिए। जी, अगर वह ऐसा प्रपोजल बनाने के फिराक में है तो सरकार से हमारा निवेदन होगा कि वो इस तरीके के प्रपोजल पर ध्यान ना दे। 5 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। प्रोबेशनरी पीरियड रखिए, कम रखिए। बिल्कुल, आप रख सकते हैं, प्रोबेशन Genuine, पीरियड रखिए, हाँ। जेन्युइन रखिए, 2 महीने का जांच लीजिए, 5 महीने का जांच लीजिए, 6 महीने तक जांच लीजिए। हाँ। लेकिन अगर आप उसकी उस काबिलियत को जांचते भी हैं, जी। उसके बावजूद उसको उस व्यवस्था से निष्कासित मत करिए। हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए, मेरा कहना ये है हाँ कि जी। आपने 5 साल के लिए आपने 6 महीने तक के लिए उसकी देख रेख की कि क्या वो हमारे काम लायक है या नहीं है, बाहर ठीक? निकल। उसको डिमोट कर दीजिए, प्रमोट मत करिए, उसको डिमोट करिए। अगर वो काम अपना अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, उसकी वेतन वृद्धि रोकिए, कुछ ऐसी नियमावली बनाइए, दूसरे उसके तरीके की वेतन की चीजें वृद्धि को रोक दीजिए, उसके प्रमोशन को रोक दीजिए, उसको डिमोट करके किसी ऐसे विभाग में भेजिए जहां वो मजबूरन काम करने को विवश हो जाए। तो इस तरीके के नियम अगर आप लगाते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, अगर इस तरीके के नियम आप लगाते हैं तो इस तरीके से युवाओं को जो रोजगार की समस्या है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा जी। लेकिन ये तभी होगा जब समय पर वैकेंसीज निकलेंगी, समय पर उन वैकेंसीज की परीक्षाएं होंगी, समय पर उन वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाएगा और समय पर ही सारी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से करेंगे तब। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि युवा ही इस देश की पूरी ताकत है, किसी भी देश की ताकत युवा ही होता है वहाँ का, और अगर हम यूथ के साथ अन्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर ये किसी भी सरकार के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं होता है। निश्चित तौर पर अगर युवा इससे चिढ़ता है, इसका विरोध करता है तो उसका खामियाजा निश्चित तौर पर सरकार को भुगतना पड़ता है। तो बेहतर है कि इस तरीके के खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े, उससे बेहतर है कि इस तरीके के प्रपोजल्स पर वो फिर से एक बार विचार करे, फिर से एक बार वो सोचे, और जो छात्रों के हित से संबंधित अगर कोई निर्णय हो तो वो निर्णय लागू करने की कोशिश करे। एक बात और जी, केंद्र सरकार ने भी कल का एक आदेश जारी किया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे किसी भी विभाग में नौकरियां, नए पद सृजित नहीं होंगे। अच्छा, और अगर जुलाई से पहले किसी प्रकार की कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया है तो सारे निरस्त किए जाएंगे। तो एक तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस कोरोना काल में, ऊपर से नई वैकेंसीज या नए जॉब्स क्रिएट करने के ऊपर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। निश्चित तौर पर युवाओं के अंदर इस बात को लेकर थोड़ा रोष जरूर है, लेकिन सरकार चाहे तो इस रोष को शांत करके और उनके हित में निर्णय लेकर के, उनके हित में फैसला लेकर के चीज़ों को संभाल सकती है, चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, तो उसके पास इतनी क्षमता होती है, इतने रिसोर्सेज होते हैं, बस केवल और केवल इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार अगर इच्छा शक्ति बना ले तो युवाओं के हित में ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे युवाओं का साथ हमेशा के लिए सरकार के साथ हो सकता है। जी, तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कशन की, और बाकी के सारे समाचार या न्यूज़ या इन्फॉर्मेशंस आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो अंतर्गत जाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास सफाई रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस तरीके की व्यवस्थाएं और जितनी भी ये सारी चीज़ें बन रही हैं जो युवाओं के लिए नुकसानदेहक हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं पे हम आग थोड़ू करते हैं। नमस्कार।